हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। यह एमपीपीएससी मेंस के जो सिलेबस हैं उसके पेपर 1 की यूनिट 1 से संबंधित है। इसके तहत हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम सिंधु सभ्यता का जो पहला लेक्चर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर होगा और निर्माण आईएएस की बुक मेंस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रेफर कर सकते हैं या फिर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। 1920 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील दूर दक्षिण पश्चिम में रीवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर दो प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला तथा पूर्व में नगर टीला स्थित है। यहाँ से अन्नागार, श्रमिक बस्तियां, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्तियां, उपकरण आदि मिले हैं। अब नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भी दो प्रमुख टीले मिले हैं, दुर्ग टीला तथा नगर टीला। हमने यहाँ हड़प्पा पढ़ा था तो हड़प्पा में भी हमें दो टीले मिले थे, पर इनके नाम थे पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला। और मोहनजोदड़ो में भी दो टीले मिले हैं जिसका नाम है दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में विशाल स्नानागार, अन्नानागार तथा नगर टीले में अनेक भवन मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्तियां आदि भी प्राप्त हुई हैं। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं तो ये शॉर्ट में दिया हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकागेंडोर, कोटतीजी, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, मीताथल, राखीगढ़ी, ये सब, बनावली, रोपण, संगोल और बाड़ा, ये शॉर्ट में लिखा है। चलिए अब पढ़ते हैं चन्हूदड़ो थर्ड नंबर पे। यह मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मकानों, शौचालयों, स्नानागारों, मनके बनाने के कारखाने आदि के अवशेष मिले हैं। अब है नेक्स्ट है सुतकागेंडोर। यह पाकिस्तान के यह पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहाँ से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर के अवशेष मिले हैं। कोटदीजी, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से चित्रित मृदभांड, चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट है मांडा। यह जम्मू कश्मीर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट है दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहाँ से मृदभांड, मोहरे, बर्तन आदि मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर के किनारे स्थित है। इसके बाद 1959 से 1960 में यहाँ बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मनके, कब्रिस्तान आदि मिले हैं। अब नेक्स्ट है लोथल, जो कि 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। तो 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धौलुका तालुका में भोगवा नदी के निकट स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मोहरें, बाट आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से एक गोदी यानी डॉकयार्ड का अवशेष भी मिला है। तो लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। रंगपुर 1953 से 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में रंगपुर में खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। यहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मिट्टी के बर्तन, बाट, पत्थर के उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के प्रमाण भी मिले हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धान की भूसी के प्रमाण रंगपुर से मिले हैं। अब नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में स्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी, परंतु इसकी विस्तृत खुदाई 1990 से 1991 में डॉक्टर RS बिस्ट द्वारा की गई। यहाँ से अनेक जलाशय, एक विशाल स्टेडियम, पाषाण खंड, पाषाण स्तंभ आदि मिले हैं। यहाँ का नगर 3 भागों में विभाजित था।
अब नेक्स्ट है मीताथल, यह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ से पत्थर के बाट, शंख की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गाड़ी के पहिए आदि मिले हैं। अब है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, अग्निवेदिकाएं आदि मिले हैं। नेक्स्ट है बनावली, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बनावली की खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से अग्निवेदिकाएं, मिट्टी का बना हुआ हल, खिलौना, मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मन की मूर्तियां आदि मिले हैं। रोपड़ यह पंजाब में स्थित है। यहाँ से मकान, कब्रिस्तान, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि मिले हैं। संघोल यह पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ तलवार तथा बिष्ट के नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया था। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर मृदभांड तथा ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है बाड़ा, यह रोपड़ के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई से ज्ञात होता है कि यह नगर भी सिंधु सभ्यता का केंद्र था। अब हम पढ़ेंगे नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नगर, सड़कें, नालियाँ, कुएं, सफाई और रोशनी, सार्वजनिक स्नानागार और भवन और निर्माण। ये सब हम नगर नियोजन के अंतर्गत देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। सिंधु निवासी नगर निर्माण में बड़े कुशल थे। नगर का निर्माण बड़े वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। इन नगरों की आधार योजना, निर्माण शैली तथा नगरों की आवास व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता एवं एक रूपता दिखाई देती है। इनसे यह ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता निवासी नगरों का निर्माण योजना बनाकर करते थे तथा इन नगरों एवं भवनों की योजना बनाने वाले तथा उनका निर्माण करने वाले कुशल इंजीनियर थे। प्रायः प्रत्येक नगर के पश्चिम में एक दुर्ग बना मिलता है और पूर्व में निचले स्तर पर नगर भाग प्राप्त होता है। यहाँ जहाँ सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग में प्रमुख अधिकारी रहते थे। नेक्स्ट है सड़कें। सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें भी एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। इस प्रकार इन सड़कों द्वारा प्रत्येक नगर कई खंडों में बांटा जाता था। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी थी। यद्यपि समस्त सड़कें मिट्टी की बनी हुई होती थी, परंतु फिर भी उनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। डॉक्टर मैके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार से था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती रहे। इन सड़कों को गलियों से मिलाया गया था। अब नगर की गलियां 4 फुट से 9 फुट तक चौड़ी थी। गलियां भी सीधी थी और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों और ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए मिले हैं। संभवतः दुकानदार इन पर बैठकर अपनी वस्तुएं बेचते होंगे। कहीं कहीं सड़कों के किनारे भोजनालय बने हुए थे। अब नालियां देखेंगे। नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। वर्षा और मकानों के पानी को निकलने के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी और प्रत्येक घर की नाली वहां आकर मिलती थी। हर गली कूचे में गंदे पानी के निष्कासन के लिए पक्की नालियां बनाई गई थीं, जो ईंट तथा पत्थर से ढकी रहती थी। नालियों की जोड़ाई तथा प्लास्टर में मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। मकानों से आने वाली नालियां अथवा परनाले गली के नालियों में मिल जाते थे। इस प्रकार नगर की छोटी छोटी नालियां बड़ी तथा प्रमुख नालियों में मिल जाती थी। इस योजना के द्वारा घरों, गलियों और सड़कों पर गंदा पानी नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था थी। नालियों के किनारे कहीं कहीं गड्ढे बने हुए मिलते हैं। अनुमानतः नालियों को साफ करने के लिए उनमें निकला हुआ कूड़ा करकट, रेत और कीचड़ इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। सिंधु सभ्यता की ये नालियां विश्व के लोगों के लिए आश्चर्य की वस्तु बनी हुई हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों में इनका प्रचलन 18वीं सदी के आसपास हुआ था। अब नेक्स्ट है कुएं। सिंधु सभ्यता के प्राय प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फुट से 7 फुट थी। सिंधु सभ्यता के समस्त कुएं प्राय अंडाकार होते थे और उनके मुंह के चारों ओर एक दीवार बनी रहती थी। कुछ कुओं के अंदर सीढ़ियां बनी थी। सफाई और रोशनी की बात करेंगे तो नगरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगर के कूड़े करकट को नगर के बाहर फेंके जाने की व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जमा
करने के लिए बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगाए जाते थे। नगरों में रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए दीप स्तंभों से स्पष्ट है कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी। नालियों की सफाई एवं रोशनी की इतनी अच्छी व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह यहाँ नगरपालिका जैसी संस्था की व्यवस्था रही होगी। सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सर्व प्रमुख विशेषता यहाँ से प्राप्त हुआ एक विशाल स्नानागार है। यह 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा है और इसकी बाहर की दीवार 8 फीट मोटी है। इसमें एक स्नान कुंड बना हुआ है जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। इसमें नीचे उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसकी दीवार और फर्श पक्की ईंटों से बने हैं। फर्श और दीवारों की ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया है। स्नान कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदा और कमरे बने हुए हैं। स्नान कुंड के पानी के बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था की गई है। इसका गंदा पानी निकालने के लिए इसके दक्षिण पश्चिम में एक नाली बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि समय समय पर स्नान कुंड की सफाई की जाती थी। स्नान कुंड के निकट ही एक कुआं है जिसमें स्नान कुंड में पानी भरा जाता था। स्नान कुंड के पास ही एक हमाम भी बना हुआ है जिसमें शायद स्नान के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाती थी। स्नान कुंड के चारों ओर बरामदे बने थे तथा इसके पीछे अनेक कमरे थे। संभवतः ये छोटे स्नानागार थे। भवन निर्माण। सिंधु घाटी के निवासी भवन निर्माण कला में निपुण थे। यहाँ के नगरों में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों के मकान प्रायः ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में छोटे बड़े, कच्चे पक्के हर प्रकार के मकानों के भग्नावशेष मिले हैं। छोटे मकानों में 4-5 कमरे होते थे तथा बड़े मकानों में अनेक कमरे होते थे। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की छोटी ईंटों का माप 5.0 गुणित 2.25 गुणित 2.75 इंच है तथा बड़ी ईंट का माप 11 गुणित 5.50 गुणित 3.75 इंच है। कभी कभी बड़ी ईंटों की माप 20.25 गुणित 8.50 गुणित 2.25 इंच होती थी। प्रायः मकान नींव डालकर बनाए जाते थे। सीलन तथा बाढ़ से रक्षा के लिए कभी कभी मकान ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। ईंटों के चिनने से प्रायः मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। तो ईंटों के चिनने में प्रायः मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। कभी कभी जिप्सम का प्लास्टर भी किया जाता था। मकानों की फर्श तथा छतें कभी मिट्टी की, कभी ईंटों की तथा कभी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी अथवा लकड़ी के परनाले बनाए जाते थे। ये छतों से निकलकर सड़क पर बनी हुई नालियों में मिल जाते थे। इस प्रकार मकान के भीतर का पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मकानों का निर्माण करते समय हवा व प्रकाश का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदारों आदि की व्यवस्था की जाती थी। प्रवेश द्वार के पास वाले कमरे में स्नान घर तथा शौचालय होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। दरवाजे व छत लकड़ी के बने होते थे। मकान एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। छतों और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मकानों में सीढ़ियां होती थी। ये पक्की ईंटों की बनती थी। प्रायः सभी मकानों में कुएं होते थे। अब विशिष्ट भवन देखेंगे। विशाल स्नानागार जो कि हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा की गढ़ी में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे। ये अन्नानागार या भंडारागार 6-6 की 2 पंक्तियों में बने हुए थे। प्रत्येक अन्नानागार लगभग 50 फीट लंबा तथा 20 फीट चौड़ा था। अनुमान है कि ये भंडारगार राजकीय थे, जहाँ राज्य की ओर से अन्न आदि इकट्ठा होता होगा और आवश्यकता अनुसार जनता में वितरित किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो में भी अन्नानागारों के अवशेष मिले हैं। अब गोलाकार चबूतरे। हड़प्पा के भंडारागार के लगभग 100 गज दक्षिण में ईंटों के बने हुए 18 गोलाकार चबूतरे मिले हैं। प्रत्येक चबूतरे का व्यास लगभग 11 फीट था। अनुमान है कि ये चबूतरे अन्न पीसने के काम आते होंगे। श्रमजीवियों के निवास स्थल। इस चबूतरे के दक्षिण में अनेक भवनों के भग्नावशेष मिले हैं। इनमें से प्रत्येक भवन लगभग 56 फीट लंबा तथा 24 फीट चौड़ा था और इसके भीतर 2 कमरे
होते थे। संभवतः ये भवन श्रमजीवियों के निवास स्थान थे। अब नेक्स्ट है गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, लोथल से मिला है, जो कि लोथल की खुदाई में एक गोदी या डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। इसका औसत आकार 214 गुणे 36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। इसकी ऊपरी दीवारों में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते थे। यहाँ प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था। तो यह प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था, जिससे गोदी में पानी आता था। विशाल जलाशय धौलावीरा, गुजरात में धौलावीरा से 2 विशाल जलाशयों के अवशेष मिले हैं। इसमें से एक जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम में बना हुआ है। यह 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 7.50 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए 31 सीढ़ियां बनाई हुई हैं। दूसरा जलाशय दुर्ग भाग के दक्षिण में बना हुआ है। यह शिलाओं को काटकर बनाया गया था। विशाल स्टेडियम धौलावीरा, गुजरात में धौलावीरा से एक विशाल स्टेडियम के भी अवशेष मिले हैं। इनका आकार है 283 मीटर पूर्व से पश्चिम एवं 45 से 47.50 मीटर उत्तर से दक्षिण। इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है। सार्वजनिक एवं राजकीय भवन, सिंधु घाटी की खुदाई में कुछ विशेष भवनों के भग्नावशेष मिले हैं। ये सार्वजनिक तथा राजकीय भवन थे। हड़प्पा में एक गढ़ी के भग्नावशेष मिले हैं। यह गढ़ी 460 गज लंबी और 215 गज चौड़ी थी। इस समय इसकी ऊंचाई 45 से 50 फीट है। गढ़ी की बाहरी दीवार पर स्थान स्थान पर मीनारों और फाटकों का निर्माण किया जाता था। गढ़ी के भीतर ऊंचे चबूतरों पर सुंदर भवनों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो लगभग 230 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। इसके भीतर एक आंगन था, जो कि 33 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस भवन में कोई उच्च पदाधिकारी अथवा धर्माध्यक्ष रहता था। मोहनजोदड़ो में भी एक अन्य विशाल भवन मिला है, जो कि 230 फीट लंबा तथा 115 फीट चौड़ा है। इसमें 2 आंगन, भंडारागार और कुछ कमरे बने हुए हैं। मैके के अनुसार इस विशाल भवन में शायद नगर के राज्यपाल निवास करते होंगे। मोहनजोदड़ो में भी एक गढ़ी थी, जो कि 20 फीट से लेकर 40 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो के स्नान कुंड के निकट एक भवन मिला है, जो लगभग 80 फीट लंबा तथा 80 फीट चौड़ा है। इसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। फर्श पर अनेक स्थानों पर चौकियां बनी हुई हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कला, सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु प्रदेश की खुदाई में अनेक मूर्तियां, बर्तन, कलश, मोहरे, आभूषण, खिलौने आदि मिले हैं, जिनसे तत्कालीन कलाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पहला देखेंगे, ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट में मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, नक्काशी की कला, धातु कला, संगीत नृत्य कला, गुड़िया, मन का निर्माण कला और लेखन कला। तो ये सब शॉर्ट में लिखा है। हम इन सबको आगे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मूर्ति कला से। सिंधु निवासी मूर्ति कला में बड़े निपुण थे। मूर्तियाँ चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, साधारण पत्थर, लाल पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, तांबे आदि की बनाई जाती थी। मूर्तियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। धार्मिक महत्व वाली मूर्तियाँ, जिनमें देवी देवताओं, उपासिकाओं आदि की मूर्तियाँ होती थी, और दूसरा होती थी सामान्य मूर्तियाँ, जिनमें पशु पक्षी, स्त्री पुरुष आदि की मूर्तियाँ तथा खिलौने सम्मिलित थे। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति मिली है, जो किसी योगी की मूर्ति प्रतीत होती है। हड़प्पा से पत्थर की बनी हुई 2 मूर्तियाँ मिली हैं। 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक लाल पत्थर की बनी हुई मानव मूर्ति है, जिसमें मूर्ति के शरीर के अंग अत्यंत सजीव तथा स्वाभाविक रूप से गठित है। दूसरी मूर्ति नर्तक की मूर्ति प्रतीत होती है। यह काले पत्थर की बनी हुई है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का विन्यास आकर्षक है। सिंधु प्रदेश की खुदाई में धातु की बनी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में कांसे की बनी हुई एक कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है, जो कि बड़ी चित्ताकर्षक है। मोहनजोदड़ो में कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो नृत्य के हाव भाव को स्पष्ट करती है। इस मूर्ति में नारी अंगों का विन्यास बहुत सुंदर रूप से हुआ है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है कि यह मूर्ति बनावट में ऐतिहासिक काल की किसी भी मूर्ति से अधिक उत्कृष्ट है। दैमाबाद महाराष्ट्र से कांसे की बनी हुई एक रथ की मूर्ति मिली है, जो बड़ी आकर्षक है। दैमाबाद से ही कांसे का हाथी, गैड़ा और भैंसे की मूर्तियां मिली हैं, जो बड़ी सजीव और आकर्षक हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिट्टी
की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। इनमें कुबरदार बैल की मूर्तियां बहुत अधिक हैं। अन्य पशुओं में कुत्ते, भेड़, हाथी, गैंडा, सुअर, बंदर आदि की मूर्तियां हैं। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं जो बड़ी सुंदर हैं। अब नेक्स्ट है मोहर निर्माण कला। सिंधु निवासी मोहर निर्माण कला में भी निपुण थे। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी हैं। मिट्टी की मोहरें भी पर्याप्त संख्या में मिली हैं। ये मोहरें वर्गाकार, आयताकार, घनाकार और गोल हैं, परंतु मुख्यतः वर्गाकार या चौकोर मोहरें ही लोकप्रिय थीं। मोहरों पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। इन पर मुख्यतः बैल, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा आदि के चित्र बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों में से दो मोहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति का अंकन है जो पशुओं से घिरे हुए हैं, और दूसरी प्रसिद्ध मोहर पर एक कुबरदार बैल का अंकन है। कुछ मोहरों पर लेख मिले हैं जिनमें सिंधु निवासियों की लिखाई लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है चित्रकला। सिंधु निवासी चित्रकला में भी निपुण थे। खुदाई से मिले अनेक बर्तन तथा मोहरों पर जो चित्र बने हुए हैं वे अत्यंत सजीव और स्वाभाविक है। सांड तथा बैल के चित्र बड़े चित्ताकर्षक हैं। अनेक मोहरों पर बैल, गैंडे, हाथी, बारहसिंगा आदि पशुओं का चित्रण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। इनमें एक शक्तिशाली सांड और कुबरदार बैल का चित्रांकन अत्यंत सजीव है। पशुओं का सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण यहाँ के कलाकारों की कुशलता का परिचायक है। वृक्षों में नीम, खजूर, पीपल आदि के चित्र उल्लेखनीय है। घरों और सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर भी सुंदर चित्र बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। सिंधु प्रदेश में मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चौक पर बनाए जाते थे तथा इन्हें भट्टियों पर पकाया जाता था। कभी कभी मिट्टी के बर्तनों पर एक प्रकार का रोगन या चमकीली पॉलिश की जाती थी। बर्तनों के ऊपर अनेक प्रकार का अलंकरण भी मिलता है। अधिकांशतः बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र हैं। बर्तन में मुख्यतः लाल तथा गुलाबी रंग के हैं। तो मिट्टी के बर्तन मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बर्तन काले, पीले एवं कत्थई के भी हैं। अब नक्काशी की कला। सिंधु निवासी नक्काशी की कला में भी निपुण थे। खुदाई में जो धातुओं के बर्तन और मोहरें मिली हैं उन पर खुदाई या पच्चीकारी का बहुत सुंदर काम किया गया है। इसमें अनेक मोहरों पर सांड, गैंडा, हाथी आदि के चित्र खुदे हैं। हाथी दांत, लकड़ी, धातु आदि पर खुदे हुए चित्र बड़े चित्ताकर्षक हैं। अब नेक्स्ट है धातु कला। सिंधु निवासी विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें सांचों में ढालकर कई प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। ये लोग सोने, चांदी तथा तांबे के सुंदर आभूषण बनाते थे। संगीत नृत्य कला। सिंधु निवासी संगीत तथा नृत्य कला से भी परिचित थे। संगीत संबंधी अनेक उपकरण जैसे तबला, ढोल आदि भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नृत्य की मुद्रा में एक स्त्री की कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है जिससे ज्ञात होता है कि संधव लोग नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। अब गुड़िया निर्माण कला देखेंगे हम। सिंधु निवासी गुड़िया यानी मन का निर्माण कला में भी निपुण थे। ये लोग मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, घोंगे, सोना, चांदी आदि की गुड़िया बनाते थे। वे उन पर पच्चीकारी करते थे तथा रंग भी चढ़ाते थे। चन्हूदड़ों में मन के बनाने का एक कारखाना मिला है। लेखन कला। सिंधु निवासी लेखन कला से भी परिचित थे। खुदाई में अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग 2500 यानी 2500 से अधिक अभिलेख इस समय उपलब्ध हैं और ये प्रायः मोहरों पर मिलते हैं। दुर्भाग्यवश इस लिपि को पढ़ने के विद्वानों के सभी प्रयास विफल रहे हैं। फादर हैरास सिंधु लिपि को द्रविड़ भाषा मानते हैं। फिनलैंड के एक विद्वान ऑस्को पारपोला ने भी सिंधु लिपि को द्रविड़ लिपि माना है। प्राणनाथ के अनुसार सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि है। हंटर के अनुसार सिंधु लिपि एक विशिष्ट लिपि है। वह एलम और सुमेर की लिपियों में से समानता रखती है। अनेक विद्वानों के अनुसार सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। इस प्रकार की लिपि में अक्षर सूचक एक चिन्ह, एक अक्षर का घोतक होता है। अभी तक सिंधु लिपि के लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। कुछ ऐसी लिखावट भी मिलती है जिसमें पहली पंक्ति तो दाहिने से बाएं को है परंतु दूसरी पंक्ति बाएं से दाहिने को है। इस प्रकार की लिखावट को बेस्त्रोफेदन कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण पढ़ेंगे हम। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण तो यह लिखे हुए हैं शॉर्ट में। हम इसके अंतर्गत देखेंगे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का सूखा होना, बाढ़ों का प्रकोप, भूकंप,
संक्रामक रोग, प्रशासनिक शिथिलता, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, नदियों का मार्ग परिवर्तन और आर्द्रता की कमी, ये सब कारण हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण अग्रलिखित है। पहला है जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने से अनेक वस्तुएं उजड़ गईं और लोग बर्बाद हो गए। डॉक्टर राजवली पांडे का कथन है कि सिंधु घाटी के क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के मार्ग बदलने से यह सभ्यता इस क्षेत्र से समाप्त हो गई। प्रारंभ में सिंधु प्रदेश हरे भरे मैदानों, सघन वनों तथा नदियों से परिपूर्ण था, परंतु कालांतर में जलवायु शुष्क होती चली गई, जिससे पृथ्वी की हरियाली तथा वनों का सफाया होने लगा तथा मरुभूमि का प्रसार होने लगा। अब पर्यावरण का सूखा होना, तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए, ईंटें पकाने के लिए तथा अन्य कारणों के लिए सिंधु निवासी बहुत अधिक लकड़ियां जलाते थे, जिससे आसपास के जंगल तथा वन नष्ट हो गए और भूमि में नमी की कमी हो गई। इस कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है बाढ़ों का प्रकोप। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ें इस प्रकार इस सभ्यता के तो सिंधु कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी की बाढ़ें इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थीं। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा ने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का एक अन्य कारण सिंधु नदी की बाढ़ रही होगी। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई से प्रतीत होता है कि यह नगर 7 बार बसा और उजड़ा था। अब भूकंप देखेंगे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। संक्रामक रोग। कुछ विद्वानों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया तथा किसी अन्य संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से हुआ होगा। प्रशासनिक शिथिलता। रोमिला थापा जैसे विद्वानों का विचार है कि शासन का अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा। मकान बनाते समय सड़कों एवं नालियों का अतिक्रमण होने लगा था, अतः प्रशासनिक शिथिलता के कारण जनता में असंतोष व्याप्त था। विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का विचार है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु प्रदेश पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। संभवतः ये लोग आक्रमणकारी आर्य लोग थे। डॉक्टर सुशील माधव पाठक लिखते हैं कि आर्यों जैसी शूरवीर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश संभव हुआ। पिगट एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्य सिंधु निवासियों की अपेक्षा अधिक कुशल योद्धा थे, परंतु यह मत मान्य नहीं है। सिंधु सभ्यता और आर्यों के काल में भिन्नता है। प्राकृतिक कारण। डेल्स महोदय का मानना है कि समुद्र तटीय भूमि का सतत ऊपर उठना, नदियों की लाई हुई मिट्टी के जमाव से उनके मुहाने का अवरुद्ध होना और स्थान स्थान पर हवाओं द्वारा रेत का जमा किया जाना, इन प्राकृतिक कारणों से हड़प्पा सभ्यता के नगरों को समुद्र तट से दूर कर दिया। परिणाम स्वरूप हड़प्पा नगरों का व्यापार टूटने लगा। इन नगरों की संपन्नता नष्ट हो गई और लोग आजीविका की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले गए। अब नदियों का मार्ग परिवर्तन। डेल्स के मतानुसार घग्गर और उसकी सहायक नदियों का दिशा परिवर्तन इस क्षेत्र में संस्कृति के अंत का मुख्य कारण बना होगा। निश्चित ही नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बस्तियों में पीने और सिंचाई के लिए जल का अभाव हो गया होगा और यही उसके पतन का कारण बना होगा। माधव स्वरूप वत्स ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए रावी नदी का दिशा परिवर्तन ही प्रमुख कारण था। आर्द्रता की कमी। घोष महोदय के अनुसार कुछ विद्वानों पर आर्द्रता की कमी तथा कुछ स्थानों पर आर्द्रता की कमी तथा स्थानों की शुष्कता के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। सरस्वती नदी के सूखने के कारण इस क्षेत्र में रेगिस्तान का प्रसार हुआ और वहां के निवासी दूसरे स्थान पर चले गए। विद्वानों के अनुसार 3000 से 1800 ईसा पूर्व तक राजस्थान के प्रदेश में काफ़ी आर्द्रता तथा हरियाली थी, परंतु इसके बाद वहाँ शुष्क जलवायु का प्रभाव बढ़ता गया। अब हम हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्या प्रभाव रहा। तो इसके तहत हम पढ़ेंगे सुनियोजित नगर योजना, कला के क्षेत्र में प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव और धार्मिक जीवन पर प्रभाव। इन सभी पॉइंट को हम कवर करेंगे। अब हम देखेंगे सुनियोजित नगर योजना। सुनियोजित नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख देन है। चौड़ी सड़कों का निर्माण, गंदे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का निर्माण, नगरों में सफाई और रोशनी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार, विशाल स्टेडियम,
विशाल जलाशय आदि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। आज के भवनों, उद्यानों, स्नानागारों एवं भवन निर्माण कला पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कला के क्षेत्र में प्रभाव हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला में अनेक तत्वों में परवर्ती भारतीय कला को प्रभावित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता काल में निर्मित दुर्ग और सुरक्षा प्राचीरों को बाद के काल में अनुसरण किया गया है। गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल है MPPSC पाठशाला के ही नाम से, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सामाजिक जीवन पर प्रभाव देखेंगे तो भारतीयों के सामाजिक जीवन पर आज भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। हड़प्पा निवासियों की भांति आज भी भारतीय स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते हैं। आज भी भारतीय स्त्रियां श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं। हड़प्पा निवासी जिस प्रकार मृतकों का दाह संस्कार करते हैं उसी प्रकार आज भी किया जाता है। आर्थिक जीवन पर प्रभाव हड़प्पा निवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास और धान की खेती शुरू की है। उन्होंने ही मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ भारत के सामुदायिक विस्तार की नींव डाली थी। गाइस, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को ये सब कंटेंट कवर करा रही हूँ। अब मैं उद्यमिता भी पढ़ाऊंगी आपको, जो कि यूनिट 4 से संबंधित होगी। यूनिट 4 के पार्ट बी की यूनिट 1 होगी उद्यमिता। और हम मध्य प्रदेश के राजवंश भी पढ़ेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में मेंस से संबंधित है, जो कि न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं, उन सबको कवर करेंगे हम। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जीवन पर प्रभाव हड़प्पा का सबसे अधिक प्रभाव भारतीयों के धार्मिक जीवन पर देखा जा सकता है। हड़प्पा निवासियों की भांति आज भी भारतवासी शिव, मातृ देवी, तुलसी, पीपल आदि की पूजा करते हैं। हड़प्पा निवासी पशु पक्षियों तथा वृक्षों की पूजा करते हैं। आज भी भारतवासी गाय, बैल, नाग, पीपल, तुलसी आदि की पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदिकाओं से याज्ञिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा विकसित हुई प्रतीत होती है। हड़प्पा निवासियों की भांति आज भी भारतवासी योग को महत्व देते हैं। शिव और शिवलिंग की पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, धूप दीप, मूर्तियों की पूजा आदि बातें हिंदू धर्म में हड़प्पा सभ्यता से ही आई हैं। अब निष्कर्ष देखें तो आज भी सिंधु सभ्यता की कई मान्यताएं भारतीय समाज में सर्वमान्य रूप से प्रचलित हैं। सैंधव सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक निरंतरता प्रदान की है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की प्राचीनता 3000 ईसा पूर्व तक स्थापित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रकृति और स्वरूप देखेंगे अब हम। तो इसके तहत हम देखेंगे देशी सभ्यता, विस्तृत सभ्यता, देशी सभ्यता, विस्तृत सभ्यता, बहुप्रजातीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, शांतिमूलक सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता, स्वास्थ्य एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सभ्यता का स्वरूप निर्धारण उस समय की निजी विशेषताओं के आलोक में किया जाता है। सिंधु सभ्यता की तमाम विशेषताओं को देखने के बाद उसका बहुआयामी स्वरूप दिखाई पड़ता है। यह स्वरूप निम्नलिखित है। पहला है देशी सभ्यता। देशी सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक देशी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास एक क्रमिक सांस्कृतिक प्रक्रिया थी और यह क्रमिक विकास देशी संस्कृति की कोख में हुआ। अब विस्तृत सभ्यता, भौगोलिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता अति विस्तृत थी। इसका क्षेत्र मिस्र एवं मेसोपोटामिया से तिगना था। कालक्रम की दृष्टि से भी यह सभ्यता दीर्घजीवी थी, जो लगभग 4000 वर्षों तक कायम रही और परवर्ती काल से वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के बहुत सारे तत्व आज भी प्रवाहमान हैं। बहुप्रजातीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक बहुप्रजातीय सभ्यता थी जिसमें अल्पाइन, मैंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जैसी प्रजातियों का निवास था। नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। नगरीय संस्कृति के सभी तत्व यहाँ मौजूद थे। खास बस्तियों की मौजूदगी, आवासीय का संकेंद्रण, जटिल सामाजिक आर्थिक संगठन, शिल्प विशेषीकरण, विपुल नागरिक प्रबंधन आदि। अब शांतिमूलक सभ्यता, उद्योग धंधों का विकास, व्यापारिक वाणिज्य का विस्तृत ढांचा, कई प्रजातियों का सह अस्तित्व, उत्खनन से प्राप्त औजारों की प्रकृति सिंधु सभ्यता को एक शांतिमूलक सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का पोषण नदियों की गोद में हुआ। इसके अधिकांश नगर नदियों के किनारे विस्तृत हुए।
सिंधु नदी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहूदड़ो का विकास हुआ। जैसे ही नदियों के मार्ग में परिवर्तन आया, वैसे ही सभ्यता में ह्रास के तत्व दृष्टिगोचर होने लगे। अर्थात जिन नदियों की गोद में यह सभ्यता पनपी थी, उस गोद से मुक्त होते ही यह सभ्यता अपने पतन की ओर उन्मुख हुई। कांस्य युगीन सभ्यता। इस काल में तांबे का प्रयोग हो रहा था। हड़प्पा कालीन वासियों ने अपनी वैचारिक सोच का परिचय देते हुए कांसे का प्रयोग कर विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया और एक अनूठी सभ्यता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता। सैंधव जनों की बहुविध आर्थिक गतिविधियां, शैक्षणिक परंपरा, लिपि और नृत्य एवं संगीत आदि तत्व दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में उद्घाटित करते हैं। स्वास्थ्य एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन। सैंधव जनों का दृष्टिकोण आडंबरों से मुक्त था। यह बात उनके भवन निर्माण से स्पष्ट होती है। उन्होंने अपने निर्माण में सुंदरता से ज्यादा उपयोगिता को महत्व दिया। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों को मानने वाले लोगों की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि समाज में सहिष्णुता एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही होगी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के सांतत्य के तत्व। तो इसके तहत हम पढ़ेंगे भौतिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन और आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो सिंधु सभ्यता के नागरीचरण के पतनोपरांत उसके तत्वों की निरंतरता परवर्ती सभ्यताओं में देखी जा सकती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भारतीय धर्म, कला, कौशल, लिपि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारतीय संस्कृति के सामाजिक स्वरूप के निर्माण में सिंधु सभ्यता का भी योगदान रहा। सिंधु सभ्यता की देन को भौतिक और आध्यात्मिक दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है भौतिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन और दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो भौतिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन देखेंगे तो पहला है राजनीति एवं प्रशासन। सिंधु सभ्यता में जिस तरह से एकरूपता की स्थिति थी, उससे वहाँ किसी केंद्रीकृत शासन होने की व्यवस्था की संभावना की कल्पना की जा सकती है। परवर्ती काल में साम्राज्यों के केंद्रीकृत शासन के बीज इस सभ्यता में ढूंढे जा सकते हैं। मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन नगरीय प्रशासन के सूत्र सैंधवकालीन नगरीय प्रबंधन में ढूंढे जा सकते हैं। आवास निर्माण। हड़प्पा से लेकर आधुनिक भारत विशेषतः गाँव में घरों का मूल ढांचा एक समान सा रहा। घर के मध्य में आंगन, चारों तरफ आवासीय कक्ष, किनारे स्नानागृह आदि संरचनाएं सिंधु काल से आज तक चली आ रही हैं। कृषि पशुपालन। हड़प्पाइयों को गेहूं, जौ, तिल, बाजरा, कपास आदि की जानकारी थी। ये फसलें भी वैदिक काल से आज तक विद्यमान है। विभिन्न दुधारू पशु एवं भारवाही पशु जैसे भेड़, बकरी, बैल, हाथी सिंधु सभ्यता में भी थे। परवर्ती कालों में भी इनकी निरंतरता कायम रही। अब व्यापार वाणिज्य देखेंगे। दूर दराज के व्यापार जो मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन आदि देशों से होते थे, जो परवर्ती काल में भी जारी रहे। व्यापार के लिए सिंधु सभ्यता में नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जो आगे वैदिक काल से लेकर परवर्ती कालों में भी इन साधनों की विद्यमानता रही। परवर्ती भारतीय मानक बांट एवं माप प्रणाली जो कि 16 या इनके गुणक भार वाले अनुपात में है, यह प्रणाली सिंधु सभ्यता में भी मौजूद थी। कला एवं तकनीकी। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण लॉस्ट बैक्स मेथड से किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में चोलों द्वारा मूर्ति निर्माण में इसी पद्धति को अपनाया गया। कांस्य निर्माण पद्धति भी उस दौर से आज तक चली आ रही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति नृत्य और संगीत में अभिरुचि को प्रदर्शित करती है, जो परवर्ती भारतीय संस्कृति में भी देखी जा सकती है। प्रसाधन एवं श्रृंगार। आभूषण, लेप, काजल, लिपस्टिक हड़प्पा से आज तक प्रचलन में है। स्त्रियों के केश विन्यास का तरीका सैंधव समाज से आज तक निरंतरता की स्थिति में है। कला साहित्य। लोथल से मिला एक मृदभांड जिस पर एक चिड़िया डाल पर बैठी और नीचे लोमड़ी है। पंचतंत्र की चतुर लोमड़ी की कहानी पर एक चित्र का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुनस्ली समाज सैंधव काल से आधुनिक तक विद्यमान है। रहन सहन, खान पान में भी सैंधव काल की रुचियां वर्तमान में हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र देखेंगे। हड़प्पा कालीन धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं का परवर्ती कालों पर व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सैंधव जन प्रकृति पूजक थे। आगे आर्यों ने भी प्रकृति पूजा प्रचलित रही, तो आगे आर्यों में भी प्रकृति पूजा प्रचलित में रही। अग्नि का महत्व, स्नान का महत्व, स्वास्तिक की पूजा जो सैंधव काल में प्रचलित थी, परवर्ती काल में भी प्रचलन में रही। हड़प्पा से प्राप्त योगी की मूर्ति, पतंजलि के योगशास्त्र और वर्तमान
भारत के योग का आधार सूत्र बनती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्तियाँ परवर्तीकालीन शंकर महेश की पूजा का आधार है। लिंग पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, बलि प्रथा, ताबीज का प्रयोग आदि कुछ तत्व हड़प्पा सभ्यता से भी आए हैं। समाधान की पद्धतियां, दफनाने तथा दाहकर्म भी सिंधु सभ्यता से ही ली गई हैं। परवर्ती महापाषाण काल में खाद्यान्न, हथियार, उपकरण दफनाने की जो प्रथा रही है वह भी सिंधु सभ्यता की देन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परवर्ती हिंदू संस्कृति का शायद ही कोई आयाम है जिसे हड़प्पा संस्कृति ने नहीं प्रभावित किया हो। तो ये हमारी पूरी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है कुछ स्मरणीय तथ्य जो कि हम पढ़ के आए हैं, तो उनकी शॉर्ट नोट्स टाइप से हैं ये। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का सबसे पहले धार्मिक जीवन, जिसमें माता देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि वेदिकाएं, जल पूजा, प्रतीक पूजा, मूर्ति पूजा, उपासिकाएं एवं देवदासियां, पूजा विधि, जादू टोने में विश्वास। अब सामाजिक जीवन देखेंगे। तो सामाजिक संगठन में परिवार, स्त्रियों की दशा, भोजन, वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, मृतक संस्कार। आर्थिक जीवन देखेंगे तो कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, तौल तथा माप के साधन, यातायात के साधन। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है तो वह हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुत्कागेंडोर, कोर्तीजी, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, मीठाथल, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़ और संघोल हैं। नगर नियोजन की बात करेंगे तो नगर, सड़कें, नालियां, कुएं, सफाई और रोशनी, सार्वजनिक स्नानागार, भवन निर्माण। कला में देखेंगे तो मूर्तिकला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, नक्काशी की कला, धातु कला, संगीत नृत्य कला, गुड़िया निर्माण कला और लेखन कला। अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ऐसे पॉइंट आप लोग लिख के और इनको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन है तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का सूखा होना, बाढ़ों का प्रकोप, भूकंप, संक्रामक रोग, प्रशासनिक शिथिलता, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, नदियों का परिवर्तन और आर्द्रता की कमी। अब सिंधु सभ्यता का प्रभाव है तो सुनियोजित नगर योजना है। कला के क्षेत्र में प्रभाव है, सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर और धार्मिक जीवन पर प्रभाव है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति और स्वरूप देखेंगे तो देसी सभ्यता है, विस्तृत सभ्यता, बहुप्रजातीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, शांतिमूलक सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, कांसुगीन सभ्यता, दीर्घकालीन सांस्कृतिक सभ्यता, स्वस्थ एवं प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के सांतत्य तत्व हैं तो भौतिक क्षेत्र में सिंधु सभ्यता की देन और आध्यात्मिक क्षेत्र में। अब यहाँ से हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से आप इनको 2 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इनसे। तो हड़प्पा देखेंगे सबसे पहले। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसके नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ है। 1920-21 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया। अन्नानागार नगर योजना के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चनहूदड़ो। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है। पकाई गई ईंटों के भवन एवं मन के बनाने का कारखाना प्रकाश में आया। यहाँ से झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। अब नेक्स्ट है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में से एक है। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। अब सुरकोटदा है तो गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा पुरा स्थल है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल देखेंगे तो रेडियो कार्बन विधि C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र वर्तमान कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में विस्तृत है। इस क्षेत्र में 7 नदियां बहती हैं: सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम, चनाब, रावी और सरस्वती। इसे आर्य ने अपना प्रारंभिक निवास स्थान बनाया। हड़प्पा स्थल विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो सिंधु सरस्वती नदियों के आसपास विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता विशिष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी की व्यवस्था थी। प्रथम नगरीकरण देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता माना जाता है, जिसे प्रथम नगरीकरण कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी चार्ल्स मैनसन ने तथा उत्खनन का कार्य राखलदास बनर्जी एवं D.R. साहनी ने किया था। चार्ल्स मैनसन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही।
1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी दी। सर जॉन मार्शल प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। 1902 से 1928 ईस्वी के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे, जिसके निर्देशन में 1920 से 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब नेक्स्ट है मांडा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। 1976 से 77 में जेपी जोशी ने उत्खनन कार्य किया। दायमाबाद है अब हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल है। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के साथ ही ताम्रपाषाण युगीन साक्ष्य भी मिलते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है और गंगा यमुना दोआ में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल है। अब नेक्स्ट है सुतका गेंडोर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क या दाशत नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा, यहाँ से बंदरगाह, दुर्ग, नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप देखेंगे अब। परंपरागत रूप से भारतीय प्लेट पर स्थित भारत एवं पड़ोसी देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थल है। मेहरगढ़ जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पाई स्थल है। नेक्स्ट है लोहरादेव या लोहरादेव कहेंगे इसको। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से 9000 BC के चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। गुजरात में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। एक बंदरगाह नगर गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव और यहाँ से फारस की मोहर मिली है। नेक्स्ट है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जहाँ से काली चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, चालाक लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। गुजरात में भादर नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से विकसित एवं पत्तोन्मुख हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली एवं साइन बोर्ड के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख पुरा स्थल है, विश्व विरासत स्थल है। यहाँ से अन्नानगार, सभा भवन और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कुनाड़। हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। यहाँ से हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दिलमुन। इसको बहरीन भी कहते थे। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल है, जहाँ से हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था। इसका समीकरण वर्तमान बहरीन से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है गग्गर हाकरा। तो यह हड़प्पाकालीन एक नदी है, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इसका समीकरण सरस्वती नदी से किया जाता है। जोरवे संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग पर एक कृषि मूलक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जो हड़प्पा के पहले और बाद दोनों समय में विद्यमान रही। सबसे लंबे समय तक विद्यमान रहने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। झूकर झांकर संस्कृति पर्वतीय हड़प्पाकालीन संस्कृति एक कृषि मूलक व्यवस्था वाली संस्कृति है। इसका प्रमुख स्थल चन्हूदड़ो है। अब पाशुपति शिव है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मोहर है, जिसमें योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमूर्ति का चित्रण है। इसके चारों तरफ क्रमशः हाथी, बाघ, गैंडा तथा भैंसा खड़े हैं, जिसे सर जॉन मार्शल ने पाशुपति शिव कहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर एवं पुरातत्वविद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व के पिता। भारोपीय भाषा परिवार भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं का वह समूह जिसे आर्य बोलते थे, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इन भाषाओं की जननी के तौर पर संस्कृत स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट है मैक्स मूलर। जर्मनी का विद्वान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी। अपनी पुस्तक द सीक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट में आर्यों को एक जाति के रूप में वर्णित किया है। इसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताएं। सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर आती तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उत्तम जल निकासी व्यवस्था और ईंटों का अनुपात क्रमशः 4:2:1 होगा। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है और उसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। इस लिपि में 64 मूल्य चिन्ह है, किंतु अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पाई लिपि में मछली के चित्र का
सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो ये नेक्स्ट है संभावित प्रश्न। तो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, तो आप लोग उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है संभावित प्रश्न, इनको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आंसर राइटिंग की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं उद्यमिता की भी लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।